बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईरानी सदर और बिल गेट्स से एक टेलीफोनिक रबता किया और कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद ओगरा ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी है। दूसरी जानब हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं कुछ दिनों से, और हुकूमत ने आज इन खबरों की तरदीद भी की है। मामला कहा जा रहा है कि ज़ेर गौर है और हुकूमत की जानिब से अगर ये बिल मंजूर करवाई जाती है तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातों के लिए इसमें फ़ायदेमंद साबित होगा आगे वाले दिनों में? मुल्की सियासत में कुछ हल जैसे कहना चाहिए कि कुछ मामलात इधर उधर हो रहे हैं, कुछ तेज़ी आ रही है मुल्की सियासत में। लेकिन उससे पहले जो है वो ज़ाहिर है कि जो दुनिया में कोरोना के हवाले से सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। 3 मिलियन से ज़्यादा केसेस आज जो हैं वो कोरोना के हो गए और 2,17,000 अमवात हो गई। और पाकिस्तान में अब तक जितने दिन हुए हैं कोरोना के केसेस को सामने आए हुए, पाकिस्तान में आज सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं जी। जब से कोरोना सामने आया है भारत में भी सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, और जब से कोरोना सामने आया है ब्राज़ील में भी सबसे ज़्यादा। कई मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। आज पहले दिन से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, और पाकिस्तान भी बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है। दूसरी बात यह है कि अगर कर्व को आप देखें, पूरी दुनिया, ये सियासत तो चल रही है लेकिन जो बहुत बड़ा मसला सामने है वो कर्व ऊपर ही जा रहा है। अभी जो कर्व है वो ऊपर ही जा रहा है, और वो पाकिस्तान में भी ऊपर जा रहा है, और वो मजमूई तौर पे दुनिया में, मतलब यही बात हो रही है कि इटली अब खोल रहे हैं लेकिन उनका कर्व प्लेटो पे गया है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं बहुत ज़्यादा, आगे उनका बिजनेसेस उनके कोलैप्स हो रहे हैं तो खोलने में मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के जो उनके कोरोना वायरस टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे डॉक्टर फॉसी, जिनको अब डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ खड़ा नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा प्रेस ब्रीफिंग्स वो खुद भी नहीं आ रहे, और उन्होंने अपने साथ वो ज़्यादा डॉक्टर फॉसी को खड़ा भी नहीं कर रहे। डॉक्टर फॉसी जो है उन्होंने ये कहा है कि अलग उन्होंने मीडिया से बात की अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस नहीं कर रहे मीडिया को। डॉक्टर फॉसी ने कहा है कि हम एक बदतर, अमेरिका जो है वो बदतर, इस मौजूदा बहरान से बदतर बहरान यानी अमवात भी और केसेस के लिए भी अमेरिकन तैयार हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। और वो ये कहते हैं कि ये हमारी ख़िज़ा, मौसम ख़िज़ा, गर्म मौसम में गर्म मौसम तो गुजर रहा है, लेकिन इसके बाद जो ख़िज़ा का मौसम है और फिर सर्दी का मौसम, ये इस मौसम तक ये हम तवक्को करें कि हम इसमें लड़ते ही रहेंगे कोरोना से। और किसी तरह से उनकी स्टेट्स खुल रही हैं, मुख्तलिफ रियासतें खुल रही हैं, काम वहाँ पे शुरू हो रहा है, मुजाहरे भी हो रहे हैं कि जो खोला जाए काम को, लोग बैठ नहीं सकते। लेकिन वो अब प्योरली जिसे कहते हैं, कहने चाहिए कि डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन दूर है। वैक्सीन अगर सामने आएगी, सबसे पहले जो मैंने कल भी बात की थी, तो वो ऑक्सफोर्ड से ही आएगी, बरतानिया से ही आएगी, जहाँ पे सबसे तेज़ काम हो रहा है इस पर। एक बात ये, दूसरी बात जो है वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना ये है कि ये बीमारी, ये जो कोविड-19 है, तकरीबन इसके तमाम पहलुओं पे गुजरी नशिस्तों में बात हो चुकी है जी। लेकिन एक बात इसमें जो बात रह गई वो ये है कि बच्चों में जो केसेस, अब चूँकि डेटा ज़्यादा हो रहा है, खेल है सारा डेटा का। डेटा से मुराद ये कि आपने कितने लोग, कितने पेशेंट्स आपको मिले। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक उस्ताद, एक टीचर हो, तो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस जितने तलबा से वो मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, अगर छोटी सी क्लास है 20 बच्चों की, अगर वो 10 साल से पढ़ा रहा है और उसने 10,000 बच्चों को पढ़ाया है, तो उसका जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही उसको एक्सपीरियंस है। कि एक कारोबार कर रहा है शख्स, उसका जितना इंटरेक्शन होगा, जितना उसको पता होगा कि मार्केट की, इसी तरह
वो डॉक्टर्स जिनको या वो तिब से ताल्लुक़ रखते लोग जिनको इल्म नहीं था, उनके पास जब डाटा आ रहा है इसका, क्योंकि ये पुरानी चीज़ तो नहीं है, कोविड-19 जब से आया है, तो जब जितना डाटा आ रहा है तो उसके मुताबिक फिर वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ नए एक्सपीरियंस को जोड़ रहे हैं और उसके बाद वो तहकीक करते जा रहे हैं और डाटा को मशीनों में डाल दिया, तो मशीनें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो उसकी प्रोजेक्शंस करती जा रही हैं कि अब तक कितने लोग आए, अब तक ऐसे हुआ, अब तक ऐसे हुआ, तो आगे जाके इतने लोग मरेंगे, उतने मरे ना मरे वो ऊपर नीचे होता रहता है, इतने लोग मुतासर हो जाएंगे, इतने लोग सेहतियाब हो जाएंगे, इसमें डाटा चल रहा है। ये जो डाटा है, ये जो लाइनें वाइनें आप देख रहे हैं ना, ये इंसान नहीं बना रहे, ये मशीन ही बना रही हैं ये मशीन्स का जो मॉडल्स हैं ये सारे वो तख्लीक कर रहे हैं और डाटा को देख के डाटा को फिट करते हैं, वो आगे से ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब बात ये सारी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बात वो ये है कि बच्चों में क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क के अंदर, सॉरी अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अंदर एक उन्होंने केस रिपोर्ट किया है और वो कामयाब हुए हैं। एक 3 हफ्ते के बच्चे को, 3 हफ्ते का बच्चा, 3 हफ्ते की एज, और उसको कोविड-19 था। अच्छा, अब उसको बच्चे को अब बड़ा मुश्किल है, इतने छोटे बच्चे को, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी है कि डॉक्टर्स ने उसको बच्चे को डायग्नोज किया कि उस बच्चे के अंदर जो है वो कोविड-19 है और उस बच्चे को उन्होंने 3 हफ्ते के बच्चे को उसमें अलामात क्या थी जी। उस बच्चे को तेज़ बुखार था, सिर्फ बुखार था और उसकी नब्ज़ तेज चल रही थी और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम थी ब्लड के अंदर। तो उस बच्चे को उन्होंने चेक किया तो पता चला, चेक किया तो उस बच्चे का कोविड-19 पॉजिटिव था। अब इस 3 हफ्ते के बच्चे को या इस उम्र के बच्चों को अमूमन वेंटिलेटर पे रखते नहीं हैं, नहीं रखते अमूमन। ये होता है कि और तरीके जो होते हैं, CPAP वगैरह, मास्क वगैरह से बच्चों को कोशिश की जाती है बचाने की, लेकिन बच्चा इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने वहीं स्पॉट पे डिसीजन लिया और डॉक्टर्स ने फैसला किया कि उस 3 हफ्ते के बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए। तो 3 हफ्ते का जो बच्चा था उसको उन्होंने डाल दिया वेंटिलेटर पे। अच्छा, वेंटिलेटर पे बच्चे को डाला होगा तो ज़ाहिर बेहोश कर दिया होगा, क्योंकि वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरी है कि वो खुद जो है वो मूव ना करे, उसको मशीन को एडजस्ट कर देते हैं फिर कि वो मशीन कंट्रोल कर रही होती है सांस, या वो बंदा खुद कोशिश कर रहा होता है सांस, ये इस तरह से होता है वेंटिलेटर का सिस्टम। और ज़ाहिर इंटूबेट करते हैं, एक पूरी ट्यूब मुंह में डाल देते हैं और वो अंदर लंग्स तक चली जाती है। तो आमतौर पे होता है कि सीडेट किया, थोड़ा बहुत बेहोश करना ज़रूरी होता है। इमरजेंसी वार्ड्स में तो जब ये इंटूबेट कर रहे होते हैं ना इमरजेंसी के अंदर, तो अल्लाह ताला अपना करम करे, मुझे पता नहीं बात कहनी चाहिए कि नहीं, तो इतनी इमरजेंसी होती है कई दफ़ा कि वो सांस बिल्कुल, जो पेशेंट्स आते हैं गन शॉट्स के या एक्सीडेंट्स के, तो इतनी तेज़ी के साथ उनको इंटूबेट करना पड़ता है जान बचाने के लिए। कई दफ़ा उनके दांत टूट जाते हैं, वो और केयर नहीं कर रहे होते, क्योंकि असल होता है कि ऑक्सीजन पहुँचाएँ अंदर। ये मतलब जो है ना, ये एक बहुत इमरजेंसी में इंटूबेट करना, अगर आप इलेक्टिवली किसी को करके वैसे वार्ड से शिफ्ट करवाना है और फिर वेंटिलेटर, वो अलग काम होता है, लेकिन जो इमरजेंसी में होता है ना, खुदा ना खास्ता। बहरहाल, अच्छा, तो इंटूबेट किया इसको, 5 दिन तक ये बच्चा वेंटिलेटर पे रहा। आप कुदरत देखें, 5 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे रहा और इसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उन्होंने दी और उसके साथ एक एंटीबायोटिक उन्होंने ऐड की और 9 दिन में वो बच्चा सेहतियाब हो के हंसता खेलता हॉस्पिटल से रवाना हो गया। तो अब ये देखिए ना कि कैसी अजीब बात है, लेकिन उस बच्चे में, 3 हफ्ते के बच्चे में कोविड पॉजिटिव और इतना ज़्यादा था। तो अब सवाल ही पैदा हो रहा है कि बच्चों में अगर ये हो जाए तो बच्चों में क्या अलामात हैं। बच्चे तो बहुत कम हो रहा है दुनिया में, लेकिन बच्चों में बहरहाल हो तो रहा है। तो बच्चों में अगर कोविड हो तो माँ बाप के लिए इन दिनों में एक गुजारिश है वालिदैन के लिए कि बच्चों, एक तो ये है कि फ़ीवर और इस तरह की चीज़ें तो हैं ही, वो इल्मी है सबके, लेकिन ख़ास तौर पे जहन में रखें कि बच्चों को अगर शदीद पेट में दर्द हो, शदीद पेट में दर्द बच्चे को होना शुरू हो जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें। और इसी तरह से बच्चे को सीजर्स, जिसको कहते हैं कि झटके, ठीक है, झटके बच्चे को आने शुरू हो जाएं तो वो उस पर भी नज़र रखें। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा
उसकी डाइट वगैरह काबू में है, लेकिन उसको डायरिया हो गया है, सीवियर डायरिया हो रहा है, तो उस पर भी नज़र रखें। और बच्चों में एक और जो अलामत जो तकलीफ दे है वो ये कि बच्चों को अगर नील पड़ जाए कहीं पे, नील कहते हैं ना, नीला हो जाए कहीं, ब्लड, छोटे ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉटिंग्स हो जाएं या खून बहना शुरू हो जाए वेसल्स में, उंगलियों पे, कहीं चेहरे पे, आपको अचानक बच्चे के पैर पे, किसी जगह पे आपको बच्चे की नज़र आए कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स ब्लीड कर रहे हैं या कोई नील पड़ रहा है या कोई निशान पड़ रहे हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट बात रैशेज़। ठीक, रैशेज़ को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे इल्म नहीं है, लेकिन रैशेज़ को बहरहाल, रैशेज़ को सबको पता ही होता है कि रैशेज़ अगर बच्चे को हों, इन दिनों में पैदा होना शुरू हो जाएं, तो उस पर भी ध्यान दें। छोटे बच्चों में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कोविड-19, लेकिन उनकी जो अलामात हैं वो बच्चों की अलामात बड़ों की अलामात से मुख्तलिफ हैं। खुश खांसी, ये सारा, पिंक आई वगैरह। बच्चों में पेट का दर्द हो तो ध्यान दें, बच्चों के अंदर ये नील पड़ना शुरू हो जाएं अचानक तो ध्यान दें, बच्चों में रैशेज आना शुरू हो जाएं अचानक तो ध्यान दें, तवज्जो दें। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब ये सारे मामला। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि अब पाकिस्तान ज़ाहिर है उस पीक टाइम की तरफ जा रहा है अपनी, और ये वो वक्त है जो पाकिस्तान में सियासत भी शुरू हो गई है, सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन ये वो वक्त है जहाँ पे बात सिर्फ़ और सिर्फ उस बहरान की होनी चाहिए जिससे हमें, अल्लाह करे हम ना उसमें जाएं, और अल्लाह करे कि हम कामयाब होकर निकलें अगर जाएं तो। और वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जब बात हुई, और वायरस, और डॉक्टर जो हैं वो बार बार हर रोज़ आपको कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर बात करते नज़र आएंगे कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमारा अमला, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारा हॉस्पिटल, हमारे प्रॉब्लम, वो चीखते जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो अब होना है वो तो होगा, और ज़ाहिर है उससे हम जितना निपट सकते हैं उससे निपटेंगे भी। लेकिन मैं आपको एक बात जो है ना वो सिर्फ ये बताऊं कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं, मैंने आज इसको एक स्टोरी जगह पे देखी, मैं उससे थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी आप समझें कि परेशानी भी हुई है। वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं नहीं, हमने बाहर से तो मंगाया, हमारे 3080 वेंटिलेटर्स हमारे पास, ठीक है, 3080 से ज़्यादा वेंटिलेटर, उसमें 2200, अब देखें 3080 में से 2200 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक। और जो एनडीएमए की तरफ से बताया गया था कि 2500 वेंटिलेटर्स हमें चाइना से मिल जाएंगे, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले बताया था। तो चौधरी साहब ने कहा था कि रवामा हम खुद बना देंगे। नहीं, वो बना तो नहीं, उसको तो ट्रायल, आप पेशेंट्स पे ट्रायल नहीं कर सकते ना। वो फिर जवाब आ गया था कि उसको तो आप आर्टिफिशियल लंग्स हो या जिंदा पेशेंट पे कैसे ट्रायल करेंगे, क्लिनिकल, मतलब वेंटिलेटर का ट्रायल कैसे, मतलब एक आदमी को जिसको वेंटिलेटर चाहिए, एक मरीज को, तो मैं उसको एक आजमाने के लिए एक मशीन पे डाल दूं कि चेक करूं कि वेंटिलेटर चलता है, इसका पाइप काम करता है कि नहीं करता। मतलब मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं देना चाह रहा इस पर। बात यह है कि उसका ट्रायल कहीं और होगा, वेंटिलेटर्स का ट्रायल कैसे हो सकता है जिंदा इंसानों पे। अच्छा, बहरहाल वो क्या बात कर रहा था, अच्छा 2500 वेंटिलेटर्स जो है वो एनडीएमए ने चाइना से मंगवाए हैं। अच्छा, चाइना से वेंटिलेटर्स होपफुली आ गए होंगे। चाइना का जो सिस्टम है अब उस पर ट्रेन मेरे ख्याल से डॉक्टर्स हो रहे होंगे। हमारे जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो बड़े ज़बरदस्त प्रोफेशनल्स हैं, यंग भी और जो सीनियर्स हैं वो भी। तो वो किस तरह से चाइना के वेंटिलेटर्स यकीनन होंगे पाकिस्तान में, लेकिन मेरे ख्याल से चाइना से कम आते रहे हैं, मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, दूसरे मुल्कों से। लेकिन वो जल्दी अपने आप को समझ जाएंगे, सीख लेंगे कि कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सियासत पे आने से पहले एक बात सिर्फ कर जाऊँ कि हमें देखें, जो बार बार डॉक्टर्स बात कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, साइंटिस्ट जो बात कर रहे हैं, वो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाटा और स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब है कि लाहौर में हुआ कोरोना, ये कोविड के केस आए, फिर गुजरात में आ गए। गुजरात में क्यों आए, गुजरांवाला में क्यों नहीं ज़्यादा हुए? गुजरात में कि बाहर से लोग आए हैं, तो वो फिर वो देखें, हम जब स्टडी करेंगे ना, हम जब स्टडी करते हैं ना, तो फिर उस स्टडी में हमें कोई वजह मालूम होनी चाहिए। ये सिंपली कह देना उस इलाके में ऐसे हो गया, उस गांव में ऐसे नहीं होता। अब उसकी वजह फिर आप उसको स्टडी करते हैं प्रॉपर कि यहाँ पे क्यों हुआ, अभी कैसे तो हुआ। पाकिस्तान से कोई रिसर्च पेपर सामने नहीं, डॉक्टर्स कर रहे हैं जितना डॉक्टर्स के पास डेटा है, जितना हो रहा है, जितना वही कर रहे हैं ना,
और क्या करें डॉक्टर्स? आपको पता है वहां पे बरतानिया में क्या आया है, उनकी क्या रिपोर्ट आई है कि 400 लोग हर रोज अस्पतालों में मर रहे हैं, 400 ही घरों पे मर रहे हैं, ओल्ड हाउसेज में, ये जो केयर होम्स हैं। अब बात यह है कि इसमें जो लोग यानी उधर घरों के ऊपर जहां पे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं वहां पर भी 400 लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको कोई देख नहीं पा रहा, ना वो बाहर निकल पा रहे हैं, ना उनकी कोई देखभाल हो रही है। ब्रेक अब ले फल लेते उसके बाद हैं, ठीक है, आपसे मुल्क की सियासी हालात पर बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, हुकूमत ने तो इन खबरों की तरदीद कर दी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ऑर्डिनेंस मंजूर कर पाएगी हुकूमत, और क्या अपोजिशन इसकी हिमायत करेगी? क्योंकि बहुत सारे शख्सियात ऐसे हैं जो इस बिल से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, मैं पहले ये बात, मुझे अभी ट्विटर पे एक दोस्त ने पूछा है कि क्या ये मच्छर से फैलता है कोविड-19? अच्छा, इसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि ये मच्छर, क्योंकि लेकिन चूंकि एंटी मलेरियल ड्रग्स का ट्रायल हो रहा है सब, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। इदारा सेहत ने एक जारी किया है पैगाम जिसमें ये कहा गया है कि मच्छर से ये नहीं फैलता। हाँ, नहीं फैलता। आलमी इदारा सेहत ऊपर नीचे अपनी जैसे डेटा उनका डेटा आ रहा है ना, तो वो फिर उसके अपडेट करते हैं अपने आप को। वो तो एक वक्त में ये भी कह रहे थे कि ये इंसानों से इंसानों को नहीं फैलता। वो तो जो है तभी तो अमेरिका ने कहा है कि ये चीन के एजेंट हैं। अच्छा, बहरहाल तो वो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये है कि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई नहीं है कि ये मच्छरों से फैला हो। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है तो वो मैं दोबारा, इससे पहले कि मैं सियासत पे आऊँ, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि अगर बदतरीन वक्त कोई सियासत का हो सकता है तो वो ये है। इस वक्त अगर कुछ करना है तो वो सिर्फ एक काम करें कि मुल्क को इस बीमारी से, इसके नतीजे में पैदा होते माशी बहरान से, इसके नतीजे में पैदा होते जो इंसानी अलमी जन्म ले रहे हैं। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना फंसे हुए पाकिस्तानी बाहर से, ये आपके ख्याल से फंसे हुए हैं 4 महीने से, ये जॉब्स खत्म हो रही हैं। पाकिस्तान, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, फिलिपाइन के लोग बहुत बड़ी तादाद में, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री, जितने मुल्कों से लेबर मौजूद था मिडल ईस्ट में और बहुत बड़ी तादाद में यूरोप में से, वो उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। वो वहां पर उनकी अपनी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो वो बाहर के लोगों को क्या खाक नौकरी अब देंगे? तो वो वहां से नौकरियां खाली करके भेज रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हर मुल्क में चल रहा है, हर मुल्क में। ये मैं इंडिया का मीडिया देखूं तो वहां पर भी चल रहा है, मैं श्रीलंकन मीडिया फॉलो वहां पर भी चल रहा है। फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाओ। फंसे हुए भारतीय नहीं है, फंसे हुए पाकिस्तानी नहीं है। अपने लोगों को बताएं कि आपके लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं। और एक बच्चा, अगर एक खानदान का बड़ा बच्चा भाई कोई दुबई में, सऊदी अरब में कई सालों से वहां पे कोई काम कर रहे थे लोग, उनकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, वो वापस आ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ने जा रहा है। यहां पर भी लोग जो है बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये अब इसमें इकोनॉमी की टीम जो है ना, डॉक्टर्स, इकोनॉमी की टीम और बाकी शख्सियात को हालात क्या हैं आने वाले दिनों, उसके लिहाज से प्लान करना चाहिए। अच्छा, तो मैं बार बार ये वार्निंग दे रहा हूं कि कोरोना के साथ साथ जो और इश्यूज जन्म ले रहे हैं, और जब आप पीक पे जा रहे हैं तो सियासत शुरू हो गई। जब हम देख रहे हैं कि अल्लाह खैरियत से इमरान खान साहब, वज़राए आला, हुकूमत, एनडीएम में सारे कि जी मई के अंदर जो है ये मामला फाइनल होगा, तो साथ ही सियासत भरपूर अंदाज में शुरू हो गई। तो चलें देखते हैं। अच्छा, नैब ऑर्डिनेंस पे पहले बात करते हैं। ये नैब ऑर्डिनेंस जो है, ये एक फरूख नसीम साहब ने कहा है कि ये नहीं है। शहजाद अकबर साहब ने कहा, शहजाद अकबर साहब के पास, शहजाद अकबर साहब ने बड़े मुनासिब बात की। आज मैं उनकी बात सुन रहा था, किसी टीवी पे वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर ये मुसव्वदा दुरुस्त है, वैसे ये मुसव्वदा दुरुस्त है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर ये मुसव्वदा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर से ही लीक हुआ है। अच्छा, तो अगर ये मुसव्वदा दुरुस्त है तो ये पीटीआई अपने मंशूर से हट गई, ये उन्होंने कहा है। तो ये मुसव्वदा दुरुस्त है। एक तो ये है कि हर वजारत के अंदर हर जगह पर एक खाना जंगी तो चल रही है,
तो एक ताज़ा तरीन जो खाना जंगी, नई खाना जंगी का आगाज़ हुआ है, अभी तक इतलात में चलती रही है। अच्छा, इतलात में ख़त्म हुई है, लेकिन उसकी भी मैं आपको कहानी बताता हूँ अभी उसके क्या असरात हैं। मैंने आपसे कहा पॉलिसी शिफ्ट, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल ये नहीं किया था कि कैबिनेट चेंज या नहीं, मैंने कहा पॉलिसी शिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पूरी पॉलिसी चेंज होती है ना, वो चेंज हुई, और वो एक वजारत की नहीं, वो और भी उसके असरात होंगे। लेकिन खाना जंगी कहाँ हो रही है इस वक्त? खाना जंगी हो रही है इस वक्त वजारत कानून में, और उसकी वजह यह है कि दो मोतबर शख्सियात, फ़रोग़ नसीम साहब एक ज़बरदस्त लॉयर हैं और लो प्रोफाइल में रहे हैं वो हमेशा। ये कुछ दिन जब पहले उनको आना पड़ा मीडिया वगैरह के सामने, अदरवाइज लो प्रोफाइल में रहते हैं, ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं, फिर एमकेएम के, वो चलता रहा जनाजा, लेकिन एक बड़ा एक यानी अच्छे जिन्हें कहते हैं अच्छे लॉयर हैं, और वो वज़ीर कानून है इस वक्त। अब जनाब हमारे दोस्त साबिक वज़ीर कानून और साबिक डिफेक्टो प्रेसिडेंट, मैं तो हमारे बड़े मरासिम हैं उनसे और बड़ी ताल्लुकात हैं, आज उनको मुबारकबाद भी देने के लिए फ़ोन तलाश कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। उस दिन मुलाकात उनसे हुई थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था, तो वो भी थे वहाँ पे, और वो हैं हमारे मोहतरम बाबर इवान साहब। अच्छा, अब जो बाबर इवान साहब हैं, बाबर इवान साहब आए हैं वफाकी वज़ीर, पार्लिमानी अमूर टाइप कोई है उनके पास, और 7 वजारत वफाकी वज़ीर का भी उनको पोर्टफोलियो हुआ है। अब बाबर इवान साहब हैं, ये बाबर इवान साहब से वो चलता रहता है, ऊपर नीचे जो है ना ताल्लुकात चलते रहते हैं। तो बेनज़ीर साहबा की गाड़ी में थे, फिर वो क्या हुआ वो छोड़ दें, वो पुराना सारा जो है ना, वो सारा जो भी था पीपल्स पार्टी का, और बड़े यानी जरदारी साहब के क्लोज, मैं डिफेक्टो प्रेसिडेंट थे, डिफेक्टो प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने काम किया है, जरदारी साहब के क्लोजेस्ट करीब तरीन लोगों में से थे। फिर बहरहाल बाद में इख्तलाफ हुआ, और वो लेटली हुआ कुछ अरसा पहले, और वो फिर तहरीक इंसाफ में चले गए। लेकिन बाबर इवान साहब जो हैं वो भी एक ज़हीन आदमी है, ज़हीन एक ज़हीन पॉलिटिकल आदमी है। अब वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर कानून, और वो आए हैं, तो वो ये कौन बैठा है जी? ये तो फ़रोग़ नसीम बैठे हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पर कुछ खटपट टुक की आवाज़ आ रही है वजारत कानून से, प्रॉपर आवाज़ आ रही है। अब ये ना ऑर्डिनेंस कानून बनेंगे, कानून साजी होगी, पार्लियामेंट का इजलास कॉल होगा, कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा। बाबर इवान साहब, उस पार्लिमानी कोई कमेटी बन गई है असद कैसर साहब के अंडर, उसमें उनका नाम है, उनका नाम नहीं है, वो दूसरे लोगों से बात को, एक जो है वहाँ पे रोड़ा लप्पा पड़ा हुआ है। अच्छा, बाबर इवान साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत ज़्यादा अटॉर्नी जनरल साहब भी पसंद नहीं करते। ठीक, अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो अगरचे के एंडी खान साहब के साहबजादे, लेकिन वो एक न्यूट्रल उनकी पर्सनैलिटी रही है, वो बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी या किसी भी पार्टी से अपने आप को एसोसिएट नहीं। अब वो अटॉर्नी जनरल आप देखा थोड़ा सा बैकफुट, आराम से वो अपना प्रोफेशनल काम करें, ज़बरदस्त आदमी। बाबर इवान है खास पॉलिटिकल शख्सियत। फ़रोग़ नसीम साहब है ज़रा टेक्नोक्रेट टाइप, जिसे कहना चाहिए कि लॉयर। तो वहाँ पर एक टुक जो है वो शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? ना नैब के पर कैसे काटे जा रहे हैं कि 1 अरब से नीचे करप्शन ही नहीं है। वो सुभान अल्लाह, पहले 50 करोड़ थे। 1 मिनट, ये नया जो कानून बन रहा है ऑर्डिनेंस, इसमें 1 अरब से नीचे करप्शन नहीं होती। 99 करोड़ 99,999 रुपए पे कोई पकड़ा नहीं जाएगा जी। और बैठे कौन है कैबिनेट में अब जाके? आसिम सलीम बाजवा साहब, जिन्होंने वो लफ्ज, फिर एक लफ्ज था जो इस्तेमाल करता था कोई शख्स, वो उसके बाद फिर ऑफिशियली इंक्लूड हो गया था, वो लफ्ज था फाइनेंशियल टेररिज्म। ठीक है डॉक्टर साहब, एक एंकर पर्सन के हवाले से भी कल आप बात कर रहे थे, वो शो चूंकि टाइम खत्म हो गया था तो इसलिए करीबी शख्सियत, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं इशारे के नाय कर देता हूँ, वो उन्होंने इतने सख्त सवाल किए थे इमरान खान साहब से, इतने सख्त सवाल। अच्छा, उनको मुझे ये नहीं पता कि उनको इल्म है, मेरा ख्याल है कि अगर उनको इल्म होता तो वो इनकार, उनकी तरफ से इनकार था साफ, लेकिन बाकायदा डिस्कशन तो हुआ ना, लॉबिंग तो हुई। ठीक है, उनकी तरफ से कंप्लीट इनकार होता। मैं जितना उस शख्सियत को जानता हूँ, वो शख्सियत शायद ये ओहदा ना लेती शख्सियत, लेकिन ये है कि बहरहाल अब जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। 18वीं तरमीम का भी तो पढ़ना पड़ रहा है। 18वीं तरमीम कुछ दो कुछ लो,
जी नैब मौलाना खत्म साहब करो काफी मुतहर्रिक तो फिर नजर आए। 18वीं तरमीम मौलाना साहब भी एक्टिव होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन जमातों को इन दिनों हमने देखा काफ़ी मुतहर्रिक नजर आया 18वीं तरमीम के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जबकि हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर किसी तरह से मैं इसको आपको एक बिल बनाया सिर्फ जाए। आपको बात बताऊं, ये नैब ऑर्डिनेंस जो है ना, ये नैब ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब से हम गुजारिश ही कर सकते हैं। मुझे इल्म है इस बात का कि उनके हुकूमती जमात में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनमें नैब के केसेस हैं, लेकिन ये एक मदर ऑफ ऑल NROs होगा। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा इसमें अगर आप इसको देखें तो इसमें आटा शुगर माफिया वाफिया वो सब निकल गए, सब चले गए। इसमें बिजनेसमैन वो सब इसको और नफासत के साथ सामने लाया जा रहा है। तो एक वो पहले खत्म हो गया था, बीच में इस वक्त नहीं है ऑर्डिनेंस। इस वक्त वैसे फुल पावरफुल है नैब, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस पिछला खत्म हो गया, नया आया नहीं है। लेकिन नए ऑर्डिनेंस में और बहुत सारी चीजें खराब हैं, उसको वो दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इमरान खान साहब के जो विजन है उससे ही मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पर शहजाद अकबर साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जी ये PTI का मंशूर से इनहराफ होगा, लेकिन हुकूमत के अंदर मौजूद शख्सियात जो हैं वो इसरार कर रही हैं कि ये पेश किया जाए ताकि सियासत मुल्क के आगे चले। अच्छा, अपोजिशन ये कह रही है कि नैब को सिरे से खत्म कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है और नून लीग भी ये कह रही है कि इसको, मौलाना साहब भी सभी कह रहे हैं कि नैब को सिरे से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो इसको अभी उखाड़ के फेंक ही दिया ना एक तरफ। चेयरमैन नैब, ये ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, चेयरमैन नैब के इख्तियारात काफी हद तक और बहुत सारी खामियां उसमें बात हो सकती है। मगर ये कि बिल्कुल ही इमरान खान साहब इसलिए कि वो उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं, नहीं। देखिए ना, इमरान खान साहब को क्या था, मुस्लिम लीग नून और वो थे ना, लेकिन ये प्रेशर तो विद इन पार्टी आ रहा है ना, विद इन पार्टी, कि वो विद इन पार्टी ये बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मेरा मशवरा है कि ये नैब के ऊपर जो है वो मतलब उसके ऊपर एक मुशावरत हो सकती है कि उसमें क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही, कहीं ये तो नहीं हो रहा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट अदारा एहतसाब का है। और 18वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम का रौला जो है ना, देखें 18वीं तरमीम जो है ये 2010 में आई। मैं 2-4 मिनट है तो मैं बात को 2010 में आई, रजा रबानी साहब इसको लेकर आए। और 18वीं तरमीम के जो बुनियादी था मामला वो ये था कि एक तो 58(2) भी खत्म हो गई, फिर उसके बाद जो इख्तियारात थे बहुत सारे, जैसे केयर टेकर कैसे बनेगी, केयर टेकर बनाने का इख्तियार कि वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएगा। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका पाबंद होगा प्रेसिडेंट के, उसका सारा फैसला माने। बहुत सारी वजारतें खत्म हो गई थी, बहुत सारे मामला चले गए थे सूबों की तरफ, और NSC अवार्ड भी उसके साथ ही लिंक हो गया था। फिर उसमें ये फिर उसमें ये हो गया था कि जनरल ज़िया उल हक का नाम निकाल दिया गया था, 58(2) भी उसको नाम बाकायदा आइन से निकाल दिया गया था। और उसमें और भी 16वीं जो ये थी 17वीं तरमीम खत्म कर दी गई थी, जो कि मुशर्रफ साहब ने की थी, वो खत्म कर दी गई थी, मुकम्मल तौर पर 18वीं तरमीम हो गई। उसमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी आया था, सूबा सरहद कहते थे पहले से, NWFP वो भी आया था। लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद 19वीं तरमीम आई, तो जजेस के हवाले से जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी पार्टी का एक रोल था, तो वो 19वीं तरमीम जब आई तो वो रोल खत्म होकर वो वापस चला गया अदालत के जजेस के पास। इसमें फिर ये भी ऐड हुआ कि संगीन गद्दारी की सजा मौत है जी, संगीन गद्दारी, यानी आइन को आप मुअत्तल करते हैं तो उसकी भी सजा मौत है। ये पहले आप ज़हन में रखें कि जनरल ज़िया उल हक ने और जनरल मुशर्रफ ने 1973 के आइन को मुअत्तल करके साइड पर रख दिया था, तोड़ा नहीं था, ठीक है ना, और उसी को फिर उसी में तरामीम वगैरह करके बहाल कर दिया था। ये अयूब खान ने तोड़ा था सिर्फ 1956। इसमें ये संगीन गद्दारी वाली चीज ऐड हो गई। अब अचानक ये कहाँ से निकल के आ गई है? डॉक्टर साहब कल इस पे मज़ीद बात करेंगे। इजलास बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों बुला क्यों नहीं? किसी को पता है क्यों बुला रहे हैं? कोरोना में क्या अहम फैसले क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम क्यों बुला रहे हैं इजलास? अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।